अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन सोशियोलॉजी का 6 लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पैरामेट्रिक्स और नॉन पैरामेट्रिक्स में डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से हमारे पास जो डाटा है वो पैरामेट्रिक्स में इंक्लूड होगा और कौन सा नॉन पैरामेट्रिक्स में इंक्लूड होगा। और सेकेंडली हम कॉन्टीजेंसी टेबल्स को कवर करेंगे कि इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये कैसे हम बना सकते हैं एसपीएसएस में और स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस में। सबसे पहले हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को देख लेते हैं कि ये क्या इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनमें जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मौजूद होती है डाटा में। मतलब जो आपका ऑर्डर होता है डाटा में वो मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कहीं से आपकी कोई पॉपुलेशन है, आपने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया है, अगर उसमें ऑर्डर मौजूद है तो वो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट आप उस पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप में उसमें आपका उसमें कोई ऑर्डर नहीं है डाटे में, आप उसमें कोई अपना ऑर्डर या सीक्वेंस फाइंड आउट नहीं कर रहे, आप उस पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस यही है कि जो पैरामेट्रिक्स हैं उसमें हमारा एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होती। ये नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो पैरामेट्रिक्स होते हैं वो उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो वैलिडिटी होती है कि मतलब जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो जो हमारा डाटा होता है वो वैलिड होता है। लेकिन जब नॉन पैरामेट्रिक्स टेस्ट यूज़ करते हैं तो वो जो डाटा होता है उस पर हमने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक नहीं की होती। पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो अक्सर नॉन पैरामेट्रिक के इक्विवेलेंट भी होती हैं कि मतलब आपने पैरामेट्रिक तौर पे टेस्ट लगाने के लिए कोई डाटा कलेक्ट किया है, आपका उसमें सीक्वेंस है, आपने उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लेकिन फिर भी उस डाटे की कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि रेलिवेंट आपको लग रही हैं नॉन पैरामेट्रिक्स के, तो आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो ज़्यादातर आप ऑर्डिनल लेवल रेशो पे यूज़ करते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो ऑर्डिनल और इंटरवल रेशो लेवल के होते हैं आप उन पे पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, और जो नॉमिनल और ऑर्डिनल जो आपके पास वेरिएबल होते हैं उन पे आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो पैरामेट्रिक होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो नॉन पैरामेट्रिक होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। जो पैरामेट्रिक होता है इसमें जो हमारे पास डाटा होता है वो रेशो लेवल का होता है। आई होप दैट कि आपको इंटरवल रेशो वेरिएबल्स का पता होगा कि ऐसे वेरिएबल्स जिसमें हमारे पास एग्जैक्ट ज़ीरो होता है उसको हम इंटरवल रेशो वेरिएबल कहते हैं। जैसे इंटरवल रेशो वेरिएबल हमारे पास एज हो सकता है, कार की स्पीड हो सकती है, क्योंकि कार की स्पीड ज़ीरो भी हो सकती है और कार की स्पीड मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे वेरिएबल जो कि इन्फिनाइट होते हैं और जिनकी हम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे एज, किसी की एज 80 प्लस भी हो सकती है, 90 प्लस भी हो सकती है, 100 प्लस भी हो सकती है। और जो फर्स्ट डे बॉर्न बेबी होता है उसकी एज हम कह ही नहीं सकते हैं कि उसकी एज कुछ है, उसमें हमारे पास एग्जैक्ट ज़ीरो होगा। ऐसे वेरिएबल्स को हम इंटरवल रेशो वेरिएबल कहते हैं। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। नॉमिनल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, येस और नो। जैसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं, अपना जेंडर पूछते हैं फीमेल और मेल, और रिलीजन पूछते हैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम। और ऑर्डिनल वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है। जैसे हमारी सोशल क्लास है, इसमें हमारे पास सीक्वेंस होगा, सबसे ऊपर एलीट क्लास है, फिर मिडल अपर क्लास है, फिर मिडल लोअर क्लास है, फिर पुअर क्लास है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं आपके आउटलायर के साथ। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो सीरियस नहीं होते, या वो सीरियसली आपके जो आउटलायर्स होते हैं उन पे इफ़ेक्ट नहीं करते। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो सेपरेट कर देते हैं हर ग्रुप को डिफरेंट तरीके से। ये बताया जा रहा है कि वो में भी आपको जो वैलिड रिज़ल्ट है वो ना मिले, अगर ग्रुप में सेम करैक्टरिस्टिक्स के साथ सेपरेट किया गया है। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो सेम ग्रुप के लोगों के होते हैं। इसमें ज़्यादातर वैलिड रिज़ल्ट आपको
इसमें भी आपको हो सकता है वैलिड रिज़ल्ट ना मिले, क्योंकि इसमें जो आपके पास ग्रुप होते हैं वो डिफरेंटली स्प्रेड होते हैं, डिफरेंट तरीके से होते हैं। और नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनके पास मोर स्टैटिस्टिकल पावर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के। नेक्स्ट भी इसमें डिफरेंट बताया जा रहा है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो स्पेसिफिकली इनकी स्पेसिफिक कंडीशंस होती है अप्लाई करने के लिए। इसमें हमारे पास जो सैंपल होता है वो स्पेसिफिक कंडीशन में एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन से कलेक्ट किया जाता है। जबकि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं इसमें भी सर्टेन इसमें कोई कंडीशंस नहीं होती, क्योंकि इसमें हमारे पास हैज़र्ड डाटा आता है, इसमें सीक्वेंस नहीं होता, इसमें हम एक सीक्वेंस के साथ आगे नहीं जाते। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है इसमें जो हाइपोथेसिस होता है और जो एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स होते हैं वो टेस्ट की जाती हैं। लेकिन जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है इसमें जो हाइपोथेसिस होता है उसको नहीं, बल्कि जो एस्टिमेशन होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। मोस्टली जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें जो डाटा मेजर किया जाता है वो इंटरवल रेशियो स्केल का होता है, और जो नॉन पैरामेट्रिक होता है उसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल का होता है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो पावरफुल होते हैं और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो पावरफुल नहीं होते। इसके बाद जो पैरामेट्रिक टेस्ट है इसमें हमारे पास जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगी, कोटा सैम्पलिंग होगी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होगी, ये सारी टेक्निक्स हम उस डाटा पे यूज़ करते हैं जिस पे हमने पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करने होते हैं। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो यूज़ नहीं की जाती, जब बल्कि ईजी सैम्पलिंग टेक्निक्स जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी या फिर कन्वीनियंट सैम्पलिंग होगी, उस किस्म के डाटे पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट भी इसमें डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो इंटरवल रेशियो लेवल के डाटा पे यूज़ होता है, और जो नॉन पैरामेट्रिक होता है ये नॉमिनल और ऑर्डिनल पे यूज़ किया जाता है। ये आपको बार बार रिपीट किया जा रहा है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो पैरामेट्रिक है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और नॉन पैरामेट्रिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो सकती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी नहीं है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें हम सेंट्रल ऑफ प्रेडेंसी जब फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास मीन होना बहुत ज़रूरी है, जबकि जब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं इसमें हमारे पास सेंट्रल ऑफ प्रेडेंसी मीडियन होता है। अब आप मीन का देखें, मीन का स्पेसिफिक फार्मूला है सिग्मा x/2, ठीक है। हमारे पास एक डाटा होना चाहिए, हमारे पास टोटल होना चाहिए उन नंबर्स का जिनका हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन मीडियन में हम क्या करते हैं, मीडियम में हम लेफ़्ट साइड पे कुछ नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं, राइट साइड पे कुछ नंबर्स को डिवाइड करते हैं, और दरमियान में जो हमारे पास नंबर बचता है वो हमारा मीडियन होता है। तो मीन जो होता है वो मोर सिस्टमेटिक होता है, मोर पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू मीडियन के। जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास पैरामेट्रिक टेस्ट में वो कम्प्लीटली नोन होती है, हम जानते हैं कि जो हमने डाटा लिया है इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें इस डाटा से मिली है। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि हमने पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डाटा लिया होता है उसमें सीक्वेंस होता है, उसमें ऑर्डर होता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में हमने जो डाटा लिया होता है वो हैज़र्ड होता है, उसको हमने सीक्वेंस नहीं दिया होता। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें स्पेसिफिक असम्पशंस बना ली जाती हैं पॉपुलेशन के बारे में, मतलब आप अपने डाटे से पहले ही हाइपोथेसिस बना लेते हैं, जैसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है ये असम्पशंस फ्री होता है, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम हाइपोथेसिस पहले बनाएं, जैसे कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे हाइपोथेसिस इतने कंपल्सरी और इम्पोर्टेंट नहीं होते जितने कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में होते हैं। नेक्स्ट भी इसमें डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, नॉन पैरामेट्रिक में नॉर्मल नहीं होती। जो पैरामेट्रिक टेस्ट है इसमें पॉपुलेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम जानते हैं, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं जानते। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पैरामेट्रिक टेस्ट में मीन होता है, नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन होता है। कोरिलेशन टेस्ट जब हम लगाते हैं तो पैरामेट्रिक में हमारे पास पीयरसन कोरिलेशन होता है, और पीयरसन कोरिलेशन लगाने के लिए जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो यही होती हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और सेकंड इसकी असम्पशन होती है कि जो हमारे पास डाटा है वो इंटरवल रेशियो लेवल का होना चाहिए। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें हम स्पेयरमैन टेस्ट यूज़ करते हैं। ये
पियर्सन और स्पेयरमैन ये आपके SPSS जो सॉफ्टवेयर है क्वांटिटेटिव का, अगर फिज़िकल क्लासेस होती हैं तो मैं आपको SPSS पे ये टेस्ट रन करना भी सिखाऊंगी। तो नॉन पैरामेट्रिक में हम स्पेयरमैन यूज़ करते हैं, और स्पेयरमैन की जो मेन 2 असम्पशंस हैं वो यही हैं कि आपके पास एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, और दूसरा आपके पास जो डाटा है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल फॉर्म में हो। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं इसमें हम वेरिएबल्स पे फोकस करते हैं, वेरिएबल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में हमारे पास वेरिएबल्स के साथ साथ एट्रीब्यूट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनमें हमारे पास इंटरवल और रेशियो लेवल के वेरिएबल्स होते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल के होते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड जो टॉपिक है, इसका सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है, कॉन्टीजेंसी टेबल। सबसे पहले इसमें आपकी डेफिनेशन बताई गई है कि कॉन्टीजेंसी टेबल वो टेबल्स होते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को शो करें, आपको प्रोड्यूस करें क्रॉस क्लासिफाइंग ऑब्जर्वेशन के साथ। मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज है, तो आपकी रो का भी टोटल हो और आपके कॉलम्स का भी टोटल हो, ऐसे टेबल्स को हम कॉन्टीजेंसी टेबल कहते हैं। ये बताया गया है कि ये इंटर रिलेशनशिप के लिए, जब हमने दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हो तो यूज़ करते हैं। ये वेरिएबल्स और उनके इंटरेक्शन के दरमियान हमें बताया जाता है कि इनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। फंडामेंटल इसमें क्वेश्चंस ये है कि ये इनको कैसे ऑब्ज़र्व किया जाता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है और कैसे ये इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड आउट करनी है एज की और बीपी की, कि जो पेशेंट्स हैं और वो उनकी कितनी ज़्यादा एज के लोगों को बीपी की बीमारी होती है, बीपी का प्रॉब्लम होता है, या फिर कम एज के लोगों को। तो अब हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक हमारे पास एज होगा और सेकंड हमारे पास बीपी, या आप डायबिटीज़ वगैरह भी कोई भी बीमारी ले सकते हैं, ये मैं आपको एज ए एग्जांपल समझा रही हूँ। तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, जब हम इनका इंटरेक्शन करवाएंगे, इनका हमारे पास रो और कॉलम, अब हम कॉलम में रखेंगे एज को और रो में रखेंगे डायबिटीज़ लेवल को या ब्लड प्रेशर लेवल को। तो इसमें हमारे पास रो का भी कॉलम होना चाहिए टोटल, और हमारे पास जो कॉलम टोटल है वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास ये कॉन्टीजेंसी टेबल होगा। कॉन्टीजेंसी टेबल नेक्स्ट स्लाइड्स में जब आपको नज़र आएगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कैसे होते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि स्पेशल केस होता है, और इसमें इसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी कहते हैं। मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 प्रेडिक्शन वर्सेस ट्रूथ। मतलब हम प्रेडिक्शन के साथ ट्रूथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, और इसमें हम रियलिटी को प्रेडिक्शन के साथ चेक कर रहे होते हैं, तो ये हमारा कॉन्टीजेंसी टेबल होता है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो स्टेटिस्टिक्स है इसमें कॉन्टीजेंसी टेबल, इसको क्रॉस टेबुलेशन भी कहते हैं या क्रॉस टैब भी कहते हैं। क्रॉस टैब भी आपको SPSS में सिखाई जाएगी कि कैसे फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस टैब यूज़ करते हैं। ये मैट्रिक्स की फॉर्मेट का एक डिस्प्ले होता है जिसमें हम मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं। ये जो टर्म है कॉन्टीजेंसी टेबल, ये फर्स्टली फाइंड आउट की गई थी या यूज़ की गई थी कार्ल पीयरसन में इन 1904 में। समटाइम जो कॉन्टीजेंसी टेबल्स हैं इन्हें इंटेंस मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जो कॉन्टीजेंसी टेबल्स होते हैं वो सोशल साइंसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी, एजुकेशन, साइकोलॉजी। ये सोशल वर्क में भी यूज़ होते हैं, मैस कॉम में भी यूज़ होते हैं। जहाँ पे भी हमने फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो वो हमारे कॉन्टीजेंसी टेबल होंगे। ये जो टेबल्स होते हैं इन्हें हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे रोज़ और कॉलम्स होते हैं जिनको हमने कैटेगरिकल वेरिएबल्स पे यूज़ करना होता है। अगर वेरिएबल हमारे पास कंटिन्यूअस है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो कॉन्टीजेंसी टेबल होता है ये एक टेबल ऑफ काउंट्स होता है। इसमें हम दो वेरिएबल्स के इंटरेक्शन को काउंट करते हैं। ये 2 डायमेंशनल कॉन्टीजेंसी टेबल्स होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास हमने दो वेरिएबल्स को क्लासीफाई करना होता है। जो हमारा एक वेरिएबल होता है वो आइडेंटिफाई करता है कैटेगरीज़ को, और जो हमारा दूसरा वेरिएबल होता है वो कॉलम कैटेगरी को आइडेंटिफाई करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं एज और ब्लड प्रेशर लेवल लेती हूँ तो एज को मैं या तो रो में रखूँगी या कॉलम में, और ब्लड प्रेशर लेवल को या मैं कॉलम में रखूँगी या मैं रो में रखूँगी। ये जो कम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का, इनको हम सेल कहते हैं।
नेक्स्ट आर मल्टीप्लाई सी कॉन्टिजेंसी टेबल आपको बताया जा रहा है कि ये शो करता है फ्रीक्वेंसीज को टू वेरिएबल्स के लिए। ये जो ऑब्जर्व की जो इतनी हैं फ्रीक्वेंसीज, इनको अरेंज करते हैं रोज में और कॉलम में। यहाँ पे आर स्टैंड फॉर रो है और सी स्टैंड फॉर कॉलम्स है। ये जो इनका इंटरेक्शन होता है रो और कॉलम को, इसको हम सेल कहते हैं। मतलब एक आपको कॉलम और एक सेल जो होता है वो मिलके एक आपका रो और एक आपका कॉलम, ये एक सारा जब आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये आपका एक सेल कहलाएगा। नेक्स्ट आपको ये कॉन्टिजेंसी टेबल देखें बता दिया गया है। इसमें सबसे पहले आप नीचे कॉन्टिजेंसी टेबल में देखें, आपके पास एक तो L1 और S1, ये अब आपको बाद में बताया जाएगा L1 और S1 स्टैंड फॉर व्हाट। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखें कॉलम का भी टोटल है नीचे, और आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे बिल्कुल रोज़ का भी टोटल है। कॉन्टिजेंसी टेबल एनालिसिस इसमें बताया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट होता है स्टैटिस्टिकल मेथड में। इसमें इसने एग्जांपल दी गई है कि जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर इससे इसका कॉज बनती है या नहीं बनती। मतलब जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन्हें कैंसर होता है या नहीं होता। इसमें इसने एस फॉर बताया डोनेट दैट पर्सन स्मोक। मतलब इधर आपको अगर कॉलम में देखें तो आपको एस इक्वल टू 1 नज़र आ रहा है, ये स्मोकिंग है, ठीक है। और जो एल है ये आपका लंग कैंसर है। ये आपको कॉन्टिजेंसी टेबल बताया जा रहा है। नेक्स्ट इसने S1 में बताया गया है कि एक ऐसा पर्सन है जो स्मोक करता है, एस इक्वल 1। 1 स्टैंड फॉर वो पर्सन जो स्मोकिंग करता है, और 0 स्टैंड फॉर दोज पर्सन हु डिड नॉट स्मोक। नेक्स्ट आपको L इक्वल 1 और L इक्वल 0 बताया गया है कि ये किसके लिए स्टैंड करता है। L इक्वल 1 डज नॉट दैट पर्सन हु सफ़र फ्रॉम अ लंग कैंसर, कि ये जो L1 में लोग हैं कॉलम में, ये वो लोग हैं जिनको लंग कैंसर नहीं है, और L इक्वल 0 वो लोग हैं जिनको कैंसर नहीं है, जिनको कैंसर बिल्कुल नहीं है। अब टेबल 1 में आपको कॉन्टिजेंसी टेबल बताया जा रहा है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि इसका कितनी इसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। मतलब जो फर्स्ट वाली आपको रो नज़र आ रही है, इसमें जो आपको कॉन्टिजेंसी टेबल दिखाया जा रहा है, इसमें आपको L1 में बताया जा रहा है 8 लोगों को लंग कैंसर है, ठीक है। और जो टेबल 1 में आपको दिखाया जा रहा है S1 में आपको बताया जा रहा है कि ये S1 उन लोगों के लिए है जो स्मोक नहीं करते। तो ये 8 लोग हैं जो स्मोक नहीं करते। इसको हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो कॉन्टिजेंसी टेबल होते हैं वो कंपेयर करने के लिए होते हैं कि हम किसी भी सैंपल में जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स आई हैं उनको हम कंपेयर कर सकें। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डिग्री ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म फॉर ग्रुप और सबसेट ऑफ केसेस डिफाइंड बाय अनदर कैटेगोरिकल वेरिएबल। मतलब आप जेंडर के लिहाज से देख लेते हैं, मेल और फीमेल आप जेंडर देख लेते हैं, और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में देख लेते हैं आप मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को। इसके साथ जेंडर को आप रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के साथ कंपेयर करते हैं। जो कॉन्टिजेंसी टेबल है वो SPSS में आपको बताया जा रहा है कि एक क्रॉस टैबुलेशन के ज़रिए से यूज़ किया जाता है। ये आपको इधर इमेज क्लियर नहीं है, जब हम इसकी फ़िज़िकल क्लास लेंगे तो मैं SPSS सॉफ्टवेयर लेके आपको फिर क्लियरली समझाऊंगी, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो कॉन्टिजेंसी टेबल होते हैं इसमें हमारे पास जो रोज़ होते हैं वो टिपिकली प्रेजेंट करती हैं आपकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को, और जो कॉलम्स होते हैं वो आपके रिस्पॉन्स वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपके कॉलम्स में होना चाहिए, और जो आपकी रोज़ हैं वो आपकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को शो करनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि जो सेल है वो टेबल में जो दिया गया वो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल को कोरिस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस के साथ 2 वेरिएबल्स के साथ शो करता है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है हैप्पीनेस एंड फैमिली इनकम ऑफ 1993 फैमिलीज़। यहाँ पे देखें कि जो आपकी हैप्पीनेस है वो आपकी किस में बताई गई है, आपके कॉलम्स में बताई गई है। इसमें इसके पास 3 इसमें कैटेगरीज है, वेरी हैप्पी, प्रिटी हैप्पी और नॉट टू।
ठीक है। और इसमें जो आपकी इनकम है वो आपकी रोज़ में बताई गई हैं। ऊपर इसने बताया था कि जो आपकी रो है वो आपकी रिप्रेजेंट कैटेगरीज़ को शो करें। अब जो हमारी रिप्रेजेंट कैटेगरी कौन सी है, वो इनकम है। इनकम होगी तो ही हमारे पास हैप्पीनेस होगी। इनकम हमारा कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हैप्पीनेस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा कॉलम की सूरत में होना चाहिए, और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा रोज़ में होना चाहिए। और इसके नीचे थर्ड बात यह है कि कॉन्टीजेंसी टेबल में कॉलम का और रोज़ का टोटल होना ज़रूरी है। अगर आपको इन दोनों में से एक टोटल नहीं मिलता तो आपका कॉन्टीजेंसी टेबल ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि कॉन्टीजेंसी टेबल्स का स्टेटिस्टिक्स में इनका क्या रोल है, ये कैसे रोल प्ले करते हैं। कॉन्टीजेंसी टेबल वो ऐसा टेबल है जो आपके कैटेगोरिकल रिलेशनशिप के रिलेशन को शो करता है। मतलब आपके पास कैटेगोरिकल रिलेशन वेरिएबल्स हों। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हमारे पास कौन सी हैं, जिनकी कैटेगरीज हों। जैसे मेल की हमारे पास जेंडर की कैटेगरीज हैं, मेल, फीमेल। रिलीजियस बिलीफ की हमारे पास कैटेगरीज हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। ठीक है, ये ऐसे वेरिएबल्स जो जिनकी कैटेगरीज मौजूद हों और इनके रिलेशनशिप को हम चेक करने के लिए कॉन्टीजेंसी टेबल यूज़ करते हैं। काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक्स आपका रिफ्लेक्ट करता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो आपके कहेंगे सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। इसमें बताया जा रहा है ग्रेटर काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक्स होता है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को यूज़ करता है, जबकि काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक्स जो यूजुअली होता है वो रिपोर्ट किया जाता है बॉटम ऑफ कॉन्टीजेंसी टेबल्स के नीचे। मतलब कॉन्टीजेंसी टेबल्स के नीचे आपको एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि सिग्निफिकेंट रिलेशन है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी एसोसिएट की जाती है काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स के साथ, जो ये शो करती है प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी करेक्ट है या इनकरेक्ट है कि रिलेशनशिप जो टू वेरिएबल्स में हमने मेजर किया है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है। ये आपका आज का लेक्चर था। अगर आपको इसमें अभी भी कोई ऐसा मसला है या ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसा कोई सब टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं आपको उधर एक्सप्लेन कर दूँगी।